मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं और न्यूज की पाठशाला की शुरुआत हो चुकी है, यानी आप सभी का दाखिला हो चुका है पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में। दुनिया में बड़ी हलचल मची है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल ऑर्डर बदलने की जो बात आज से करीब 5-6 साल पहले पीएम मोदी ने कही थी, वही आज सिद्ध होती दिख रही है। तब मजाक उड़ाया जा रहा था, तरह तरह के क्रिटिसिज्म हो रहे थे। और याद कीजिए, करीब 3 साल पहले पीएम मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में यह कहा था, 21वीं सदी एशिया की सदी है। ग्लोबल ऑर्डर के इस बदलते दौर में भारत की भूमिका के बारे में चर्चा आपसे पिछली क्लास में मैंने की थी। आज की एक्स्ट्रा क्लास का चैप्टर इस ग्लोबल ट्रांजिशन के दौर में पीएम मोदी के उस मूव का है जो इंडो पैसिफिक में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की नीति को और स्ट्रॉन्ग करता है। पीएम मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, न्यूजीलैंड में होंगे और 6 दिवसीय ये यात्रा होगी। इस यात्रा को इंडो पैसिफिक में भारत की कूटनीति के लिहाज से क्यों अहम माना जा रहा है, क्यों इसे पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की एक सधी हुई चाल कहा जा रहा है, आज आपको तफसील से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्स्ट्रा क्लास का पहला चैप्टर। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2023 से जारी। ईरान अमेरिका के बीच तनाव भरी शांति वार्ता। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को अंतिम विदा देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। एक गोली से पूरे ईरान के नेतृत्व को खत्म कर सकते हैं। बीच बीच में उल्टा बजता ट्रंप का रेडियो, ईरान को धमकी पर धमकी। और ट्रंप के शांति राग से अलग नेतन्याहू का लेटेस्ट ऐलान। दुनिया अस्थिरता और असुरक्षा से भरे संकट के दौर में है। अमेरिका के साथ पश्चिम की एकजुटता दरक रही है। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका का सुपर पावर वाला तमगा खतरे में है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने ओमान के साथ मिलकर टैक्स का नया प्लान तैयार कर लिया है। यानी आर्थिक तनाव अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। तब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडो पैसिफिक में अब लहर तेज और बहुत तेज उठने वाली है। ग्लोबल ट्रांजिशन के इस दौर में भारत की रणनीति क्या है? इंडो पैसिफिक पर चली गई पीएम मोदी की कूटनीतिक चाल क्या चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर एक निर्णायक रणनीतिक प्रहार करने जा रही है? भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सबका साथ सबका विकास उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। पहले यूएई समेत 5 देशों की यात्रा, फिर फ्रांस में G7 के मंच पर भारत का जलवा, फिर सेशल्स का दौरा, पिछले हफ्ते जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइशी से नई दिल्ली में मुलाकात और अब 6 जुलाई से 3 देशों की यात्रा। पीएम मोदी का इंडो पैसिफिक प्लान एक्टिव है। सच ये भी है कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी के मित्रता सूत्र ने एक भरोसेमंद और स्पष्ट संवाद दुनिया के साथ किया है। ईरान अमेरिका वॉर में बने ऊर्जा संकट के दौरान इसी मित्रता ने भारत पर तेल संकट हावी नहीं होने दिया। युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई।
जब ये संकट शुरू हुआ था उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। तो पीएम मोदी के जिन विदेश दौरों को लेकर विपक्ष के पेट में दर्द उठता था, वही दौरे संकट के दौर में देश के लिए दवा बने। भारत ने राष्ट्रहित और भारतीयों के हित को सर्वोपरि रखा। तेल संकट के दौर में भी देश के भीतर दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में तेल के दाम कंट्रोल में रहे और विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा चला गया। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। बीजेपी कहती है कि विपक्ष और उसके नेता की सारी कोशिश, सारी जुगत, सारी बेचैनी बस किसी तरह सत्ता पाने की है और मोदी की कोशिश, मोदी का संकल्प भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। छोटा कुछ भी नहीं, बड़ा सोचना। इसलिए बात सिर्फ आज की नहीं है, कल की है, भारत के भविष्य की है और मोदी का मंत्र यही है कि भविष्य तभी बेहतर होगा जब 21वीं सदी की चुनौतियों और स्कोप दोनों के मुताबिक भारत तैयार होगा। मोदी के लक्ष्य देश की सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक के बहुत बड़े हैं। मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। और जैसा सुवेश जी ने कहा, सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना ये भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो। मोदी जिस सप्लाई चेन को मजबूत करने का लक्ष्य तय कर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में आज लड़ाई उसी सप्लाई चेन को लेकर है। सप्लाई चेन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके जरिए कच्चे माल को अंतिम प्रोडक्ट में बदलकर उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, जिसमें उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन, भंडारण और वितरण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और कंपनियां शामिल होती हैं। ईरान अमेरिका वॉर में एक बात तो दुनिया को फिर से याद कर रही है कि आज की तारीख में सप्लाई चेन केवल व्यापार का हिस्सा नहीं, बल्कि देशों के बीच रणनीतिक हथियार बन चुकी है। जियोपॉलिटिक्स में देशों के बीच के कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध, व्यापारिक नीतियां और वैश्विक सुरक्षा शामिल हैं। और आज के दौर की जियोपॉलिटिक्स में सारी जुगत इसी सप्लाई चेन पर कंट्रोल की है, इसे स्मूथ और लचीली बनाए रखने को लेकर है, क्योंकि जिसका कंट्रोल सप्लाई चेन पर होगा वो दुनिया की आर्थिक रफ्तार को प्रभावित करने की ताकत रखेगा। ये दशक
दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। इसी लिहाज से अहम है इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन वैश्विक अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन का सबसे अहम केंद्र है। इस क्षेत्र से दुनिया के कुल जीडीपी का करीब 60% और वैश्विक समुद्री व्यापार का आधा हिस्सा गुजरता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का मिला जुला और आपस में जुड़ा हुआ जियोपॉलिटिकल और खास इकोनॉमिक रीजन, जो मोटे तौर पर अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक माना जाता है। इंडो पैसिफिक के इस क्षेत्र को भारत एक मुक्त, खुला, समावेशी और नियम आधारित क्षेत्र मानता है। पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और 2019 में पीएम मोदी की तरफ से शुरू की गई हिंद प्रशांत महासागर पहल इसी नजरिए का हिस्सा है, जो इंडो पैसिफिक में सुरक्षा, समुद्री व्यापार और पर्यावरण सहयोग पर जोर देती है। और पीएम मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा इसी नजरिए को और मजबूत करने के लिहाज से देखी जा रही है। देखिए, पीएम मोदी के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने से पहले एक और घटना घटी है, आपको पता होनी चाहिए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकेईची भारत आई। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई। भारत जापान मित्रता को एक नेक्स्ट लेवल पर ये दोनों ले गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने भर से हो जाएगा? नहीं, भारत जापान ने एक संदेश दोनों की मित्रता का नहीं, अमेरिका और चीन को भी दिया है। अब वो संदेश क्या था? अगला चैप्टर यही है। लैक ऑफ ट्रस्ट से भरे ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका से दूर होते उसके सहयोगी आपको दिखेंगे। इसमें यूरोप तो है ही, जापान भी है। और एक बात तो इन देशों को समझ में आ गई है कि अपनी सुरक्षा के नजरिए से सिर्फ अमेरिका पर निर्भर अब नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों का हाल वो देख चुके हैं। और एक बात इंडो पैसिफिक में बढ़ते चीन के दखल की भी है, जो मजबूत बात है। अगर इस समुद्री रास्ते पर चीन का दबदबा और बढ़ा तो इसका असर दुनिया की 60% ट्रेड पर पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया का 60% समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। To deepen the strategic cooperation between Japan and India. पिछले हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाईची का भारत आना, पीएम मोदी का उन्हें अपनी छोटी बहन कहना और भारत जापान के दशकों पुराने संबंध को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना वास्तव में एक संकेत है। इंडो पैसिफिक में भारत जापान अपनी रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जापानी पीएम ताकाईची ने पीएम मोदी की महासागर नजरिए की तारीफ करते हुए भारत के साथ चलने की बात कही। Prime Minister Modi
positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth, and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with VoIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश के प्रधानमंत्री का स्वागत राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अब तक सिर्फ राष्ट्रपतियों का ही स्वागत कार्यक्रम आयोजित होता था। संकेत था कि भारत के लिए जापान एक साझेदार से बढ़कर एक भरोसेमंद मित्र है। लेकिन संकेत किसके लिए? वो संकेत हैं इनके लिए। और ये संदेश साफ है। जिनपिंग के लिए संदेश है कि इंडो पैसिफिक में दादागिरी नहीं चलेगी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियम मान्य होंगे, विस्तारवाद किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। तो वहीं ट्रंप के लिए भी संदेश क्लियर है कि अब अमेरिका पर निर्भरता नहीं, सुरक्षा और आर्थिक मोर्चे पर भारत जापान आत्मनिर्भर होंगे। संदेश ये भी है कि संबंधों में परस्पर विश्वास सबसे अहम चीज है। मोदी का ये ट्रंप को वो कूटनीतिक जवाब है जिसकी उम्मीद ट्रंप ने नहीं की थी। दरअसल 19 जून को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य कमान यूएस इंडो पैसिफिक कमान के नाम से इंडो हटाकर दोबारा यूएस पैसिफिक कमान कर दिया था, जिसे कूटनीतिक रूप से एक बड़ा कदम माना गया। दरअसल हो ये रहा है कि बुरी तरह पिटे ट्रंप हताश है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का ग्राफ तेजी से गिरा है। रेसिप्रोकल टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अवैध घोषित किया जा चुका है। यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका के संबंध खराब दौर में पहुंच चुके हैं। ट्रंप के विदेश नीति की आलोचना अमेरिकी एक्सपर्ट कर रहे हैं और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अमेरिकी ट्रंप को कोस रहे हैं, जिससे अमेरिकी परिवारों के मासिक खर्चों में करीब $750 से $1000 तक की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में महंगाई दर बीते 3 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ट्रंप ने बंटाधार सिर्फ दुनिया का नहीं किया, बल्कि अमेरिकियों का भी खूब किया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका असर नवंबर में होने वाले मिड टर्म पोल में दिख सकता है। तो वहीं ट्रंप अमेरिकी इकोनॉमी में जबरदस्त उछाल के दावे करते नहीं थक रहे। फजीहत तान कर ट्रंप अपने साथ ही अमेरिकियों का भी भट्टा बैठा चुके हैं। यही वजह है कि अब वो तमाम तरह की फितूरबाजियों में लगे हैं। लेकिन एक बात ट्रंप ने अनकही ही यूरोप से लेकर उन देशों को समझा दी है जो अपनी सुरक्षा को लेकर अब तक अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इन्हीं देशों में एक देश जापान भी है। जापान दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तकनीकी तौर पर दुनिया में बेहद मजबूत माना जाता है। इंडो पैसिफिक को लेकर जापान भारत के नजरिए के साथ खड़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने भले ही अपने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से इंडो हटा दिया हो, लेकिन जापान के प्रधानमंत्री ने इस इलाके को इंडो पैसिफिक कहकर के ही संबोधित किया। जापान और भारत के साथ आने का मतलब है तकनीक और एक बड़े ह्यूमन रिसोर्स का साथ आना, जो चीन के बाजार को काउंटर करने की ताकत रखता है। इंडो पैसिफिक में एक नजरिए और एक लक्ष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े जापान और भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एग्रीमेंट किए हैं। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा।
इंडो पैसिफिक प्लान को एक्टिव और एक्सटेंड करते हुए पीएम मोदी 6 से 8 जुलाई को इंडोनेशिया में रहेंगे। जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 8 से 10 जुलाई को वो मेलबर्न में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो वहीं 10 से 11 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगे। तो सवाल है कि पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा से भारत को क्या फायदा होगा। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल और तटीय रक्षा प्रणालियों की खरीद पर महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जरूरी लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन का निर्माण, और भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय सामानों के लिए अपने बाजार में 100% शुल्क मुक्त पहुंच दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा वास्तव में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक रणनीति को जमीन पर उतारने के लिहाज से एक गेम चेंजर कदम है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस दौर में ऐतिहासिक दौरा है ये, क्योंकि इससे भारत को इंडो पैसिफिक इलाके में बहुत सारे अहम जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर एक तरीके से देखें तो इस दौर में पीएम मोदी सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते नहीं बहाल कर रहे या मजबूत कर रहे हैं, बल्कि इंडो पैसिफिक में एक ऐसी सुरक्षित और वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में किसी भी सुपर पावर के एक तरफा दबदबे या दादागिरी को रोकने की काबिलियत रखता है। जाहिर है ये निशाना चीन की तरफ बड़ा सटीक है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक बेहद कंफ्यूज्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट के तौर पर याद किए जाएंगे। कई अमेरिकी एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं, खासकर इन तस्वीरों को देखने के बाद तो और भी ज्यादा। मई महीने में बीजिंग दौरे पर ट्रंप की इन तस्वीरों के साथ कई एक्सपर्ट्स ने चीन के सामने अमेरिकी नीति का खूब चटखारे लेकर विश्लेषण किया था, जिसमें ट्रंप जिनपिंग के बगल में छोटी कुर्सी पर बैठे दिखे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि ट्रंप को जानबूझकर कस्टमाइज्ड कुर्सी दी गई, यानी छोटी कुर्सी, ताकि मीडिया के सामने ट्रंप का कद जिनपिंग से कम दिखाया जाए। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने जिनपिंग को 24 सितंबर को अमेरिका आने का न्योता दिया था। अब सवाल यह है कि जिनपिंग अमेरिका जाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले भारत में ब्रिक्स की बैठक भी होनी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस सम्मेलन में शामिल होने की पूरी संभावना है। लेकिन फिलहाल तो ट्रंप पैनामा कैनाल के मसले पर चीन को आगाह करने में लगे। आज के दौर में ट्रंप पर भरोसा करना मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट तो उन्हें दुनिया के सबसे अस्थिर दिमाग वाले लीडर के तौर पर देखते हैं। फिलहाल तो खबर यह है कि ट्रंप जिनपिंग को खुश करने के चक्कर में ताइवान तक से दूरी बनाए हुए हैं। खबर है कि अमेरिका अभी चीन को नाराज होने का कारण नहीं देना चाहता, इसलिए अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री की कोई घोषणा नहीं की है। ऐसी संभावना है कि ट्रंप शी शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका ताइवान को हथियारों के कुछ पैकेज का ऐलान कर सकता है। तो दुनिया के 3 अहम लीडर्स के बीच अगर बात भरोसे की है तो मोदी पर भरोसा दुनिया को सबसे ज्यादा है। आज के दौर में वैश्विक स्तर पर तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन उनके लिए अहमियत रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब पाकिस्तान के बारे में कुछ और आपको बता दूं। देखिए, ईरान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्टमैन कौन बना? आप कहेंगे शहबाज शरीफ, और साथ में नाम जोड़ेंगे आसिम मुनीर का। ये दोनों भले ही खुशफहमी के उस बुलबुले में जी रहे हो, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बहुत अच्छे से पता है। और शायद यही वजह है कि भारत के बाद अब सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलहारी कौसिकन ने शहबाज और मुनीर की जोड़ी को रियलिटी चेक करवा दिया है।
बिल्हारी ने बगैर लाग लपेट के सीधे कह दिया कि अगर परमाणु हथियार ना होते तो पाकिस्तान बर्बाद होता या तबाह होता, और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को कोई पूछता तक नहीं। इस्लामाबाद को आईना दिखाते हुए बिल्हारी ने